हमारे बीच हैं निर्मल चित्तौड़ा जी। आप जलदाय विभाग में अतिरिक्त मुख्य अभियंता हैं। चित्तौड़ा जी, आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। चित्तौड़ा जी, ये बताएं कि बारिश का मौसम है और ऐसा मौसम आ गया कि कई जगह इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि पानी आप लोगों को संभालना भारी पड़ रहा है। तो बताएं कि ये पानी जब ज़्यादा आ जाए तो भी दिक्कत करता है और कम हो तो भी दिक्कत करता है, कैसे मैनेज करते हैं ये सब? अभी तो उदयपुर संभाग में तो बारिश कम है। अभी इंतज़ार है बारिश का। और राजस्थान के कुछ इलाकों में, जयपुर जैसे आज कल बहुत बारिश हो रही है, तो ड्रेनेज का पूरा सिस्टम डेवलप किया जाता है। और ये मेजरली वर्क नगर निगम द्वारा किया जाता है इस काम को। और अभी जो स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, इसमें भी एक कंपोनेंट है जिसमें ये काफ़ी बखूबी से इसमें काम किया जा रहा है। निर्मल जी, बताएं कि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इतना आसमान से पानी बरसता है तो भी लोगों को नल में पानी का इंतज़ार रहता है। तो ये आसमान का पानी हम सहेज कर नल तक पहुंचा पाएँ, इसके लिए क्या कुछ हो रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना पानी हमारे पास है, उसमें से पीने के पानी के लिए तो हम लगभग 100 में से 5% ही काम में लेते हैं। और करीब 8% के आसपास इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। और बाकी जो पूरा पानी है, अराउंड 87-88%, वो सिंचाई के उपयोग में आता है। और प्रयास किया जा रहा है लगातार, सभी मंत्रालय के द्वारा। CAD कर रही है काम, जल शक्ति मंत्रालय काम कर रहा है कि इरिगेशन के पानी को किसी तरह बचत की जाए। यदि उस पानी में हम 5% भी बचत कर लेते हैं तो हमारा इंडस्ट्रीज़ प्लस जो डोमेस्टिक नीड है हमारी, वो आसानी से पूरी हो सकती है। तो प्रयास कर रहे हैं। एक तो जैसे अपने उदयपुर संभाग में भूजल पर निर्भर है पूरा सिस्टम, काफ़ी कुछ। हमारा जैसे वाटर सप्लाई स्कीम है, तो 80% से ज़्यादा हमारी वाटर सप्लाई स्कीम भूजल पर निर्भर है। तो अभी हम कुछ जगह रिचार्ज यूनिट्स भी बना रहे हैं, जिससे इस बारिश से जो पानी बहता है उसको सहेज कर और ज़मीन में ले जाएं और भूजल का स्तर हम मेंटेन कर सकें। यहाँ पर झीलें भी बहुत हैं और झीलों के साथ भी बहुत सारे लोगों का बहुत सारी पानी की ज़रूरतें पूरी हो जाए ऐसी वो करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ झीलों में प्रदूषण भी होता है। थोड़ा सा बताएं कि पानी की ज़रूरतें भी पूरी हो जाए, प्रदूषण भी ना हो, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? और झीलों में जो मुख्य प्रदूषण हो रहा है, वो आसपास के होटल इंडस्ट्रीज़ और घरों के जो पानी निकलता है, सीवेज जो पानी निकलता है, सीवेज, उसको यदि सही ढंग से ट्रीट कर लें, उसको ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाएं समेट कर, तो इस प्रदूषण से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। वर्तमान में अभी उदयपुर शहर की बात करें तो अमृत योजना और स्मार्ट सिटी में सीवरेज का काफ़ी बड़ा काम चल रहा है। और पूर्व में भी उदयपुर शहर में तो काफ़ी लंबे टाइम से सीवरेज का काम चला है। पहले कलड़वास में एक ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया गया और उस ट्रीटमेंट प्लांट में लगभग 20 MLD पानी ले जाया जाता है। तो प्रयास किया जा रहा है इसमें कि आसपास के जो झील में जो पानी आता है, गंदा पानी, उसको रोक कर सीवरेज में सिस्टम से और ट्रीटमेंट किया जाए उसका। निर्मल जी, बताएं कि जलदाय विभाग की बहुत सारी जिम्मेदारी है कि एक छोटे घर से लेकर एक बड़े घर तक या हर व्यवस्था तक पानी पहुंचाना, और इसके लिए भूमिगत पाइपलाइन का आप इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ दूसरी जिम्मेदारी आती है कि उनका रख रखाव, और ये पाइपलाइंस कई दफ़े बहुत पुरानी भी हो जाती है, टूट फूट भी हो जाती है, बहुत लंबा काम है। तो ये बताएं कि ये पाइपलाइंस सुचारू रहें, उनका मेंटेनेंस भी हो, टूट फूट भी ना हो और नई पाइपलाइनें भी बिछती रहें, इसके लिए ये बहुत बड़ा व्यापक स्तर पर कार्य होता है। तो ये काम कैसे अंजाम देते हैं? आपको बताना चाहूँगा कि सबसे टफ काम है जो आप कह रहे हैं, पाइपलाइन का संधारण संचालन करना। क्योंकि हमारा जो अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है वो बेतरतीब हो रहा है, मैं खुले शब्दों में कहना चाहूँगा। और हम वाटर सप्लाई स्कीम को इतना लंबा ले जा नहीं सकते। बिजली के तार हों तो खींच सकते हैं, लेकिन पानी के पाइप्स को आगे बढ़ाना मुश्किल होता है। और पुरानी पाइपलाइन पे ही फिर लोड बढ़ता रहता है हमारा। और इस कारण से जो पहले जहाँ प्रेशर ठीक रहता है, वहाँ प्रेशर कुछ कम होने की संभावना हो जाती है। क्योंकि उसमें पहले 40 कनेक्शन हैं, आगे जब और लाइन बढ़ जाती है तो 100 कनेक्शन बढ़ जाते हैं, तो पिछले एरिया में कमी हो जाती है। तो हम लगातार एक तो ये प्रयास करते हैं कि ज्यों ही हमारा सिस्टम है 15 साल 20 साल के बाद, उसको रीऑर्गेनाइज करने का प्रयास करते हैं। और जो पाइपलाइन की मेंटेनेंस की जो कह रहे हैं आप, हमने अपनी कुछ टीम्स रखी हुई हैं, जहाँ भी ऐसा कहीं संकट आता है कि पाइपलाइन चोक हो या पाइपलाइन में लीकेज हो, तुरंत उसको
विद इन 24 आवर्स हम ठीक करने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अभी लॉकडाउन के पीरियड में हमारे अधिकारी और कर्मचारियों ने इतना बखूबी काम किया, बाकी सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, लेबर बाहर चली गई, लेकिन हमारे अधिकारियों ने प्राइवेट लेबर्स को भी उन्हें उत्साहित करके उन्हें मोटिवेट किया, जिससे कि हम लगातार बिना किसी बाधा के वाटर सप्लाई को लगातार मेंटेन कर पाए। निर्मल जी, एक चीज़ ये है कि पानी वैसे तो बेशकीमती है, लेकिन उसकी कीमत को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। और उसकी कीमत को लेकर एक विचार तो ये उभरता है कि देखिए साहब, इतना सारा पानी इतनी कम कीमत पर आप घर तक पहुंचा देते हैं। लेकिन एक स्वर ये भी आता है कि साहब, ये तो पानी जो है सरकार की जिम्मेदारी हमें मुफ्त दे। तो एक तरफ रिसोर्सेज भी हैं जिसकी वजह से आपको पानी पहुंचाना भी है, जिसके लिए बहुत सारे पैसे की भी विभाग को भी ज़रूरत होती है, लेकिन दूसरी तरफ पानी का वेस्टेज भी होता है, पानी की चोरी भी होती है, और इसके साथ साथ पानी की कीमत को लेकर भी प्रश्न उठते हैं। तो ये सारे प्रश्नों को कैसे सुलझाते हैं? पानी की कीमत का जहाँ तक सवाल है, जैसा आपने भी कहा, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी में आता है। और आपको ये भी जानकारी है कि ह्यूमन राइट्स में है ये, कि क्वालिटी वाटर मिलना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। और फिर ये राज्य की नीति पर निर्भर करता है कि कितना पैसा लिया जाए और कितना सब्सिडाइज किया जाए। हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना हमारा टारगेट है रेवेन्यू का, उसको हासिल किया जाए। और जैसे जहाँ वेस्टेज करते हैं उनको नोटिस भी दिए जाते हैं, समझाइश भी की जाती है। और जहाँ ग्रामीण इलाके में देखेंगे तो कई जगह टूटी नहीं लगाई जाती, उसके कई कारण हैं, तो प्रयास करते हैं उनमें हर जगह टूटी लगे। और हमने मैंने राजसमंद था पहले मैं कभी, तो स्पेशल ड्राइव चलाए थे हमने कि फ्लोट वाल टंकी पे लगाया जाए, जिससे ओवरफ्लो नहीं हो। ओवरफ्लो बचेगा, फ्लोट वाल लगेंगे तो टंकी से पानी बाहर नहीं निकलेगा और हम वेस्ट कम करेंगे। इसके साथ ही विभाग का एक आईईसी का एक अलग विंग है जो भी इस पर लगातार काम करता रहता है। आपके रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और डायरेक्ट कम्युनिकेशन से भी ये प्रचार किया जाता है कि पानी को बचाया जाए। और विशेष रूप से जो हमारे मंत्री जी हैं कल्ला साहब, आपने बातचीत की होगी या सुना होगा, हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि पानी को बचाने के लिए छोटे छोटे प्रयास किए जाएं। जैसे टॉयलेट में अर्बन एरिया में सिस्टर्न है, तो 2 बटन वाला सिस्टम लगाया जाए, जिससे यूरिन करें तो छोटा बटन लगाएं और अदरवाइज़ बड़े बटन को यूज़ किया जाए, जिससे 2 लीटर पानी में ही काम हो जाए जहाँ 10 लीटर पानी लगता है। जी निर्मल जी, बहुत सारे देशों में, विकसित देशों में भी अब ये परंपरा हो गई कि पानी को भी रिसाइकिल किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ तो ये बात सोची नहीं जा सकती, लेकिन कहीं न कहीं आगे कल्पना में या प्लानिंग में ये भी है कि हमें भी क्या पता एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जहाँ पर पानी को रिसाइकिल करना पड़े। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि यहाँ जो उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में जो STP है कलड़वास का, यहाँ से पानी को दरीवा माइंस ले जाया जा रहा है। हिंदुस्तान जिंक के साथ एक MOU है और यहाँ से जितना पानी ट्रीट करते हैं उस ट्रीट को पूरा इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण उदयपुर का ही और बताना चाहता हूँ कि डबोक एयरपोर्ट है, यहाँ STP बना हुआ है बायोटेक्निकल टेक्नोलॉजी पे, और उसका पूरा पानी जितना गार्डनिंग अच्छी देखते हैं आप, हरा भरा जो एयरपोर्ट है, वहाँ पूरा उसको यूज़ कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छी टेक्निक है वो, और जिसमें कोई मैकेनिकल यूज़ नहीं है, पेड़ पौधों के माध्यम से ही पानी को ट्रीट किया जा रहा है। और बॉम्बे की IIT के एक प्रोफेसर हैं, उनके तकनीक पर इसको बनाया गया और बड़ा एक अच्छा उदाहरण है ये। निर्मल जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत बार जब आपके पास शिकायतें आती, ख़ासतौर पर पानी किसी को नहीं पहुँच रहा है या कहीं लीकेज हो गया है, तो ये बताएं कि उसका संधारण कैसे होता है और क्या ये निश्चित तौर पर संधारण हो जाता है या आदमी परेशान रहता है? इस शिकायत पंजीकरण के लिए राज्य सरकार ने एक 181 नंबर दे रखा है। कोई भी व्यक्ति 181 पर कॉल कर सकता है, वेबसाइट से उस पर लिख सकता है और वो तुरंत ही कॉल हमारे अधिकारियों के, संबंधित अधिकारी के पास चली जाती है और अधिकारी उस पर एक्शन लेते हैं। और इसको पूरा मॉनिटर किया जाता है कि कितने दिन में वो कंप्लेंट ठीक हुई, कितने दिन में उन्होंने लगाए, और फिर वापस जब ठीक करके रिपोर्ट करते हैं 181 पर,
वहाँ से उस कंज्यूमर से वापस फीडबैक लिया जाता है। यदि कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है तो वापस वो कंप्लेंट हमारे पास आ जाती है कि कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है। और यदि टाइम ज़्यादा लगता है तो जैसे सहायक अभियंता स्तर से कोई कंप्लेंट ठीक नहीं होती समय पर, अलग अलग टाइम दे रखा है उसके लिए, तो समय पूरा होने पर अधिशासी अभियंता के पास आ जाएगी, नहीं करेगा तो अधीक्षण अभियंता के पास आ जाएगी, नहीं तो और ऊपर चली जाएगी। तो इस प्रकार से इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और उदयपुर के लिए हम लोग सोच रहे हैं अलग से एक ऑनलाइन कंट्रोल रूम खोलने का, कि शिकायत निवारण के लिए अलग से एक कंट्रोल रूम हमारे कार्यालय में हम स्थापित करने का विचार रख रहे हैं अभी। और शायद नेक्स्ट 2-3 वीक में हम अलग से कंट्रोल रूम बना देंगे पूरे संभाग के लिए, जिससे व्यक्ति सीधा उस पर कॉल करे और सीधा जल्दी उस पर काम हो सके, क्योंकि पानी एक बहुत ही अहम आवश्यकता है व्यक्ति के लिए। तो उस पर हम प्रयास कर रहे हैं पूरा। निर्मल जी, एक शिकायत आम तौर पर आती है बहुत सारे उपभोक्ताओं की, वो होती है प्रेशर को लेकर, कि हमारे यहाँ पानी तो आ रहा है साहब लेकिन बूंद बूंद आ रहा है, या हमारी टंकी 3 दिन में भी नहीं भरती। तो ये बताएं कि जहाँ ये प्रेशर की शिकायतें रहती हैं उनमें क्या कार्रवाई होती है? और प्रेशर का एक सबसे बड़ा कारण है कि सभी लोगों ने भूमिगत टैंक बना लिए हैं, और जब कोई मोहल्ले में 10 व्यक्ति भूमिगत टैंक बना लेंगे तो 11वें व्यक्ति के ऊपर वहाँ पानी प्रेशर कम हो जाता है। और इसके लिए इसका कारण भी यह है कि लोगों को रिलायबिलिटी नहीं है कि सिस्टम में कि पानी पूरा आएगा या नहीं आएगा। इस कारण से लोग नीचे कलेक्ट करते जा रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो टाइमिंग है पानी देने का वो एक निश्चित रहे, उसमें अनिश्चितता कम से कम हो। और यदि अनिश्चितता जिस दिन हो, क्योंकि मैकेनिकल प्रोसेस है पूरा, कोई ना कोई फॉल्ट आते हैं। कई बार सड़क पे जो पाइपलाइन है उसके पैरेलल सीवरेज का काम चल रहा है, कहीं केबल का चल रहा है, तो पाइपलाइन टूट जाती है, तो उसको ठीक करने में भी समय लग जाता है, उस कारण से डिस्टर्बेंस होता है। तो उसको भी समय पर ठीक करें और लोगों को पानी बराबर मिल सके, ये पूरा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। निर्मल जी, आप तक सबसे ज़्यादा शिकायतें किसकी आती, किस किस्म की आती हैं? और रूरल एरिया में तो जो सबसे ज़्यादा शिकायत है वो हैंडपम्प रिपेयर की आती है। और उस हैंडपम्प रिपेयर के लिए हम लोग 2-3 मेथड यूज़ कर रहे हैं, कि एक तो सरकारी मिस्त्री हैं हमारे, और दूसरा कुछ प्राइवेट हायर कर रखे हैं। तो उस पर जो ही शिकायत आती है हमारे पास, उसको तुरंत टीम को वहाँ मूव कराते हैं। कुछ लोग पंचायत में ट्रेंड हैं, उन पंचायत के ट्रेंड जो मिस्त्री हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं, जिससे समय पर हैंडपम्प ठीक हो। और मटेरियल का सारा हम लोग पहले से इंतजाम करते हैं, जिससे ऐसा नहीं हो कि मटेरियल नहीं हो और रिपेयर के लिए ज़रूरत पड़ जाए। और जो शहरी क्षेत्र है इसमें ज़्यादातर शिकायत जो आप फरमा रहे हैं प्रेशर की आती है, कि कम समय पानी मिल रहा है, दूसरा प्रेशर कम है। तो ये जो उसका मूल कारण है कि आबादी का बढ़ना है, कि मकानों की संख्या उस इलाके में बढ़ गई है। उन एरिया के लिए फिर हम रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं स्कीम्स का, कि नई पाइपलाइंस डालना, नए स्ट्रक्चर खड़े करना। और अभी भी जैसे यहाँ दूध तलाई के पास में एक नया फ़िल्टर प्लांट बना रहे हैं, कुछ एरिया में नई पाइपलाइंस डाल रहे हैं। ये लगातार क्रम चलता रहता है। रेडियो लेक्सिटी में हमारे मेहमान निर्मल चित्तौड़ा जी। निर्मल जी, जो पानी की समस्याएं तो आती हैं, और एक आजकल जो शहरों में एक नई समस्या हो गई है वो ये कि बहुत सारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनने लगे हैं, क्योंकि शहरों में अब जगह की कमी हो गई है। उदयपुर में भी आप देखेंगे कि अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बहुत आम हो गई है, हर गली में आपको मिल जाएंगी और बढ़ती जा रही हैं। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का मतलब हो गया कि एक लिमिटेड स्पेस में बहुत सारे पानी के कंज्यूमर्स बढ़ जाते हैं, और ये लोग परेशान रहते हैं कि साहब पानी नहीं आता और हमें टैंकर डलवाने पड़ते हैं, और टैंकर से जो सोसाइटी के चार्जेस होते हैं वो लोगों के बढ़ जाते हैं, बड़े परेशान रहते हैं। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में भी पानी पहुंच सके और यहाँ के लोगों को भी दिक्कत न हो, क्योंकि वो भी पानी के उपभोक्ता हैं, इसके लिए कुछ अतिरिक्त रूप से कर रहे हैं आप? और मल्टी स्टोरीज़ के लिए राज्य सरकार अलग से एक नीति बना रही है, कि जिससे मल्टी स्टोरीज़ को पानी उपलब्ध कराया जा सके। वास्तव में प्रॉब्लम यह है कि पहले से प्लान नहीं होता वहाँ। पहले से तो फ्लैट रो हाउसिंग का प्लान होता है रूटीन में, और बाद में जब वहाँ मल्टी स्टोरी बन जाती है तो वहाँ की जो पानी की गणना की हुई होती है उससे कई गुना ज़्यादा हो जाती है। तभी राज्य सरकार इस पर बहुत गहन चिंतन कर रही है कि इसके लिए एक विशेष पॉलिसी बनाई जाए, जिससे इन लोगों को भी पानी उपलब्ध कराया जा सके। निर्मल जी, कोविड-19 का संकट हालांकि दूर तो नहीं है, लेकिन इस संकट के दौरान भी सब लोगों को पानी की ज़रूरत पड़ी, और जब
जब लोग घरों में बैठे थे तो उस वक्त ये ज़रूरत बढ़ भी गई, क्योंकि बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लाएंगे भी कहाँ से। तो ये बात तो तय है कि जलदाय विभाग की बुरी बुरी प्रशंसा इस मामले में की जानी चाहिए कि लोगों को पानी की परेशानी नहीं हुई। लेकिन अब जब सिस्टम जब अब लोग बाहर भी जाने लगे हैं और हो सकता है शायद रिक्वायरमेंट इस ढंग से बढ़ भी गई हो, तो नई रिक्वायरमेंट्स और कोविड के चैलेंजेस, क्योंकि इसमें लेबर के और दूसरे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ये जो नए चैलेंजेस आए हैं इसमें आप क्या कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं? कोविड में जैसा मैंने बताया कि उस समय हमने काफ़ी मुस्तैदी से काम किया, हमारी पूरी टीम ने, और मैं पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ आपके माध्यम से कि जितना पैनिक था कोविड का, उस समय में भी हमारे लोग पूरे शहर में, जहाँ चाहे संक्रमण है या नहीं है पता नहीं है उसको, लेकिन उसमें गया। और अभी जो उसके बाद हम लोगों ने किया कि हमारा जो स्पेयर पार्ट्स का मसला है, सामान है, उसको हम लोगों ने पहले से प्रिपेयर करके रखा, इकट्ठा करके रखा है, जिससे कभी उस समय भी जैसे दिक्कत हो गई थी कि सारी मार्केट बंद था, ट्रांसपोर्टेशन बंद था, तो उस समय तो हम लोगों ने एक ज़िले से दूसरे ज़िले में सामान लेके हमने काम चलाया उसमें। आज भी जैसे कई फैक्ट्रियां अभी तक ढंग से नहीं चल पाई हैं। आपको मैं बताना चाहूँ, जैसे पाइप है जो हमारा हैंडपम्प में काफ़ी काम आता है, और अभी तक भी सप्लाई नॉर्मल नहीं हो पाई, क्योंकि 4 महीने बंद रहने के बाद वापस चल नहीं पाई। हमारे कुछ जो मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बांसवाड़ा और कुशलगढ़ और इस एरिया में, जहाँ L&T काम कर रही है, जिस स्विंग पे हम लोग काम कर रहे थे फरवरी में, अभी तक उसका 30-40% ही हम आ पाए हैं। तो प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे। जैसे हमारा सोलर पंप लग रहे हैं कुछ अभी, उनका भी सामान छत्तीसगढ़ से आता है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन काफ़ी लंबे समय तक अभी रिसेंटली रहा, अभी 6 अगस्त को ही लॉकडाउन खुला है, अब वहाँ से वो सामान आना शुरू हुआ है। तो ये काफ़ी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन हम लोगों ने एक दूसरे रीजन हमारे और एक दूसरा ज़िलों से सामान की व्यवस्था करके और इसको आगे बढ़ाया है काम को, और प्रयास किया है कि आबाद रूप से हमारी पेयजल सप्लाई जारी रह सके। उदयपुर संभाग के लिए और ख़ास तौर पर उदयपुर शहर के लिए इस वित्तीय वर्ष में या आने वाले समय के लिए क्या क्या नई योजनाएं हैं? और उदयपुर के लिए ख़ास तौर से तो जो जैसमंद से हम लोग पानी लेते हैं, लगभग 21 MLD हम पानी वहाँ से लेते हैं प्रतिदिन, 21 मिलियन लीटर। और वहाँ की पाइपलाइन करीब 95-96 में लगी थी, और समय के साथ साथ पाइपलाइन पुरानी हो गई है और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोग उस पाइपलाइन को बदलने जा रहे हैं, और करीब 215 करोड़ रुपए का एक पैकेज तैयार किया गया है, और जो बजट में घोषणा भी की गई उसकी, और उस पर अभी स्वीकृति की, तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया में है। और मैं सोचता हूँ अगले कुछ माह में उस पर हम ज़मीन पर उसको ले आएंगे, उस प्रोजेक्ट को। निर्मल जी, आपसे जाते जाते एक प्रश्न पूछना अनिवार्य है, वो ये कि हमारे जो पारंपरिक जल स्रोत हैं उन पर हमारी निर्भरता घटी है, जो कि होना नहीं चाहिए था। यानी जो तालाब किसी ज़माने में नहाने धोने या पशुओं के पानी के लिए काम में आते थे, और कुएँ जो है यहाँ तक कि बरसात के पानी को भी इकट्ठा किया जाता था, साल भर वो पीने के लिए काम में आता था, और कुएं का जो पानी है वो पीने के लिए काम में ले लिया जाता था। अब गांव में भी नल से पानी आ रहा है, तो ये जो पारंपरिक जल स्रोत है ये बिल्कुल एक तरह से बेकार भी हो गए हैं। तो इनका भी वापस रिवाइवल हो और इन पर भी लोगों की डिपेंडेंस बढ़े, इसके लिए भी कुछ कर रहे हैं? पारंपरिक स्रोत की कमी होना स्वाभाविक है, क्योंकि ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़े आज़ादी के बाद, मैं आपको बताना चाहूँ, हमारा जो लाइफ थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, उम्र थी हमारी औसत, वो उस ज़माने में कोई 37-38 साल थी। धीरे धीरे उसको 53 साल हुई, फिर 61 हुआ, और उसमें एक बड़ा मुद्दा पानी का आया। और विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ और कई संस्थानों ने मिलकर भारत में पानी को सुधारने का काम किया। और ज्यों-ज्यों पानी को सुधारते गए, जो ट्रेडिशनल सोर्स थे उसमें ऐसा पाया गया कि उनमें कुछ कमियां हैं जो हमारे शरीर को नुकसान कर सकती हैं। विषाणु हो सकते हैं, कीटाणु हो सकते हैं। और उदयपुर रीजन की तो बात करें तो एक नारू बहुत बड़ी बीमारी थी यहाँ, जो कि इन ट्रेडिशनल सोर्सेस के माध्यम से होती थी, और उस पर भी एक बड़ा प्रोग्राम चला, और ऐसे करके उसको हैंडपम्प और नलों ने रिप्लेस करना शुरू कर दिया। ख़ास तौर से हैंडपम्प ने रिप्लेस किया, और लोगों का ध्यान इन ट्रेडिशनल सोर्सेज से बढ़ गया। आज
फिर पुनः प्रयास किया जा रहा है कि सुरक्षित रहते हुए इनको उपयोग किया जाए। और भूजल, अटल भूजल एक योजना भी भारत सरकार ने अभी आरंभ की है, जिसमें इन पारंपरिक स्रोतों का संवर्धन संवहन किया जाएगा। और तो इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जाते जाते चूँकि उदयपुर में कोई भी बात फतेह सागर के बगैर अधूरी होती है, और भले ही उसका किसी विभाग से ताल्लुक हो ना हो, लेकिन बारिश आते ही सब लोगों की एक इच्छा हो जाती है कि फतेह सागर में चादर कब चलेगी, कैसे चलेगी। तो ये बताएं कि फतेह सागर में चादर कब चलेगी। फतेह सागर पर चादर हर साल चलनी चाहिए। उदयपुर के सभी उदयपुर वासियों की एक इच्छा रहती है, और मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही फतेह सागर की चादर चले। यही आशा करता हूं कि हम लोग अच्छी बारिश का दौर देखेंगे कुछ दिनों में, और पानी की पूरी जितनी हमारी समस्याएं हैं वो समाधान होंगी।